हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इसको डाइलेक्ट्रिक से। आज का फर्स्ट टॉपिक हम सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस करेंगे। ये जो वर्ड है आपने पहले सुना है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक्स। देखो, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ मटेरियल की को क्लासीफाई हमने किया था, कंडक्टर क्या होंगे, इंसुलेटर क्या होंगे, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो उसमें मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको कुछ बताया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, बट आज डाइलेक्ट्रिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो डाइलेक्ट्रिक की बात होती है, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल ही होती है। जो इंसुलेटर होते हैं वो ही डाइलेक्ट्रिक होते हैं यूजुअली। तो आप यहां पे लिखोगे यूजुअली इंसुलेटर्स या इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर डाइलेक्ट्रिक। जो इंसुलेटर्स या इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं वो ही डाइलेक्ट्रिक होते हैं। और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है बेटा। देखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए थे डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल। तो डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल में हमने देखा था माइका डिस्कस किया था, वैक्स, रबर एटसेट्रा, बहुत सारी कैटेगरी होती है, आगे हम आज डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो जो भी माइका है, वैक्स है, रबर है, ये जो मटेरियल होंगे तो इनमें एटम भी होंगे, ठीक है। और आपको पता है जो एटम होता है, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज हो रहेगा जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और यहाँ सेल्स होती है, सेल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे हम बात करें तो इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब कंडक्टर के केस में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बेटा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाउंड रहेगा, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या इनमें से, इस मटेरियल में से कंडक्टिंग बिहेवियर हम देख सकते हैं इंसुलेटर का? नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या चार्ज की मूवमेंट यहाँ पे नहीं होती है। तो इस डाइलेक्ट्रिक के केस में ये डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, इन डाइलेक्ट्रिक्स electrons are tightly bound to their न्यूक्लियस के साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं। यहाँ पे आप, ये हमने क्या दिखाया है, न्यूक्लियस। तो चार्ज यहाँ पे फ्री नहीं होता, चार्ज की मूवमेंट नहीं होती। तो ये भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है बेटा। फिर तीसरे नंबर पे, ये तो डाइलेक्ट्रिक की जो मेजर दो प्रॉपर्टी यही होती है डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। इसको हम डिफाइन, फिर हमने क्या देखा कि जब कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और उसी इंसुलेटिंग मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस केस में हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। और जो चीजें ऑब्जर्व की उसमें क्या था कि जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ना, ये कुछ इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं। मतलब इनके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज इंड्यूस। कैसे होता है, मतलब मैं आपको एक ऐसे कोई एक डाइलेक्ट्रिक बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और इसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है,
ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक है तो जो मटेरियल है तो उसके अंदर उसके एटम होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे एटम मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा। मैं कुछ ही एटम दिखा रहा हूँ और इनमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है बेटा। वो अब आगे जाके इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने इस तरह का डाइलेक्ट्रिक लिया है, ठीक है। जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो मैंने क्या देखा कि इसमें कोई मतलब चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है या चार्ज की मूवमेंट है वो नहीं होती है, ठीक है ना। नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने क्या दिखाया है, एक डाइलेक्ट्रिक दिखाया है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद क्या किया, इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कहाँ पे रखा बेटा, फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसमें हमने कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यहाँ पे मैंने फील्ड लगा दिया, ठीक है। फील्ड लगाने से मैंने क्या देखा, देखो यहाँ पे फील्ड का पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे फील्ड का नेगेटिव है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ई वेक्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, या यूं कह दीजिएगा कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। और यूजुअली हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अब आगे ईओ से दिखाएंगे। ईओ क्या चीज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वैसे दिखा दिया, आप ई से दिखाओ तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन से लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक को रखूंगा तो क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे फील्ड का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या यूं समझिएगा कि डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पूरे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और ये एक पूरा एटम है, ठीक है। सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया हमने एक एटम का। अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई किया तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, या यूं कहिएगा कि नेगेटिव चार्ज मतलब फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ आने की, मतलब नेगेटिव चार्ज फील्ड लगाते यहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे भी फील्ड यहाँ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब समझ गए ना, ये सारे के सारे एटम्स हैं, या जो एटम्स रहेंगे या मॉलिक्यूल रहेंगे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। इस तरह से अलाइन कर लेंगे कि फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, फिर यहाँ पे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, एक इसका इम्पैक्ट एक दूसरे को नलिफाई करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हम ये देखेंगे, ये जो डाइलेक्ट्रिक का लेफ्ट वाला एंड है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे एक तरीके से नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। और इस वाले एंड पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डाइलेक्ट्रिक को जब नॉर्मली हम रूम ऐसे ही रखते हैं विदाउट मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी प्रेजेंस नहीं है, तो उस केस में डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई इलेक्ट्रिक बिहेवियर नहीं है। बट जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक बिहेवियर आ गया। क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से समझिएगा कि अब पहले तो इस पे चार्ज नहीं था, अब इस पे चार्ज आ गया, एक एंड पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब डाइलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर दिखाया है। और कब दिखाया है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमने फील्ड अप्लाई कर रखा है। तो डाइलेक्ट्रिक की मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पे दे सकता हूं, तो आप ये भी लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज इंसुलेटिंग मटेरियल्स
which shows electric behavior under application of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन में वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे, इलेक्ट्रिक बिहेवियर, ठीक है ना। मतलब इस पे मैं आपको कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो बेसिकली हम उनको टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होते हैं मोनो एटॉमिक मटेरियल, ठीक है, और दूसरे रहते हैं पॉली एटॉमिक। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, ठीक है। मोनो एटॉमिक मटेरियल की बात करें हम तो मोनो एटॉमिक मटेरियल में जो एटम रहता है वो सिंगल रहता है, एक टाइप के होते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हीलियम गैस है He, नियोन, हीलियम नियोन, रेडोन, जेनोन, आपने इस तरह की पढ़े होंगे ना, ये मोनो एटॉमिक मटेरियल की कैटेगरी में आएंगे। और वही पॉली एटॉमिक की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप H2 देख सकते हो, CO, CO2, HCl, NH3, CCl4, बहुत सारे मटेरियल पॉली एटॉमिक मटेरियल बनेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो डाइलेक्ट्रिक है, हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मोनो एटॉमिक मटेरियल का बना हो और ये भी हो सकता है पॉली एटॉमिक मटेरियल का हो, ठीक है। तो हम इन दोनों के केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइलेक्ट्रिक की टाइप को डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक में जो टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक है वो बेसिकली टू टाइप का रहता है। डाइलेक्ट्रिक टू टाइप का है। फर्स्ट वन इज पोलर एंड अनदर वन इज नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक की जो टाइप है वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर। अब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, ठीक है। देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक है तो कोई ना कोई मटेरियल या सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में उसके एटम होंगे, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा और नेगेटिव चार्ज भी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में और नेगेटिव चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो एटम में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। अब क्या है कि जो नॉन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये डाइलेक्ट्रिक तो है, क्या चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक तो है, ठीक है, लेकिन ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हम किसको बोलेंगे, देखो आपको पता है कि कोई भी जो मटेरियल रहता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। फिर क्या करते हैं हम, ऐसी सिचुएशन हो कि उस सब्सटेंस में जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर मान लो यहाँ पे आया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे आया। मैं यहीं पे नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्लोज है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में सेपरेशन नहीं है, जहां नेगेटिव है वहीं ऊपर पॉजिटिव है। तो मतलब ऐसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसमें सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे लाई करे, उनको हम बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। उनको हम नाम देंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और वहीं पे जहाँ पे दूसरी केस, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये एटम है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसी सिचुएशन बने कि जब इन मटेरियल में, इन डाइलेक्ट्रिक्स में जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सपोज करो यहाँ पे आया और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक जगह कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों एक जगह नहीं आ रहे हैं, बल्कि दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेफ्ट राइट भी हो सकते हैं, किसी एंगल पे भी हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस हुआ, देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज
and center of gravity of negative charge will coincide. But in case of polar dielectric, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब इनके एग्जांपल की बात करें, ठीक है, पहले मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक को लेता हूँ। सबसे पहले हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम आप नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मैं इनको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या रहता है, जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल क्या बनेंगे, लाइक पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक अच्छा सा एग्जांपल क्या है, HCl। ठीक है ना, HCl आपने सुना है, H2O, ठीक है, ये दोनों ही पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, मैं HCl की बात करता हूं तो HCl का H यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास में एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पता है। फिर आपको ये भी पता होगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जब इनके पास में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो हाइड्रोजन क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ बॉन्ड में कहाँ जाएगा, क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन पे स्लाइटली हम ये अज्यूम करते हैं स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, बट केमिस्ट्री में आप इसको माइनस डेल्टा से दिखाओगे, बट मैं यहाँ क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा देता हूँ। ठीक है, स्लाइट नेगेटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब या हाइड्रोजन कैसा है, स्लाइट पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्लाइट नेगेटिव। कब, जब HCl का फॉर्मेशन होगा, H और Cl कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो उस केस में आप एक बात बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, नेगेटिव चार्ज यहाँ बना, तो HCl में इस केस में जब ये पूरा HCl फॉर्म हो जाता है, क्या बन जाता है, पूरा HCl फॉर्म हो जाता है, तो ये तो बना सेंटर ऑफ पॉजिटिव ऑफ, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ये क्या बना, नेगेटिव चार्ज का सेंटर। अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया, सेपरेशन आ गया, और सेपरेशन आने से देखो इक्वल पॉजिटिव है, इक्वल नेगेटिव है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर क्या है, अपोजिट है, नेचर अपोजिट है, तो उस केस में क्या इन दोनों की डाइपोल मोमेंट होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगी, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या होगी, डाइपोल मोमेंट। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक में इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है, ये पॉइंट नोट करना। इन पोलर डाइलेक्ट्रिक in polar dielectric intrinsic होती है इनबिल्ट, इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट। इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। बट एक बात बताओ, जब HCl हमें मिलेगा तो ये सिर्फ दो ही, हमें एक H और एक Cl का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, मिलियन बिलियन ट्रिलियन कॉम्बिनेशंस बनते हैं इनके। ठीक है, जब HCl की कुछ अमाउंट ली जाती है, तब उस केस में क्या है कि जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है ना, वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जब थर्मल एजिटेशन या रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास HCl के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हो, तो HCl के जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो किसी का डाइपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट, किसी का राइट टू लेफ्ट, किसी का अप टू डाउन, किसी का डाउन टू अप, यू समझ गए ना। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में इसका डाइपोल मोमेंट होने से जब हम इसका नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो नेट इफेक्ट कितना बन जाता है, जीरो। मान लो कुछ डाइपोल मोमेंट इधर आया, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, मतलब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, P से। P क्या चीज है, डाइपोल मोमेंट, याद होगा ना आपको, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपने देखा था, चार्ज को और दो एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डाइपोल मोमेंट बनता था, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है,
स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। तो अब इस केस में सिंगल एक की बात करें तो नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, बट एक लार्ज क्वांटिटी हो तो उस केस में ऐसा मतलब नहीं, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखो, बट ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण नेट का समझते हो ना, मतलब नेट टोटल रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। कहाँ पे? पोलर डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने यहाँ पे कोई फील्ड वगैरह नहीं लगा रखा है, इस बात को नोट करना। ये मैं सारी चीजें कब बता रहा हूँ? नॉर्मल कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे? नॉर्मल कंडीशन पे, जब हमने फील्ड वगैरह अप्लाई नहीं कर रखा हो। ठीक है, और सिमिलरली मैं बात करूँ, एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में H2O की बात करें तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे O होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ इसको नेगेटिव दिखा दो। तो उस केस में यहाँ एक डाइपोल मोमेंट यहाँ बनेगी, एक डाइपोल मोमेंट यहाँ बनेगी। इस वाले डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? ये वाली। इस वाले डाइपोल मोमेंट की ये वाली। ये वाला डाइपोल मोमेंट कितना बना? P1 वेक्टर। ठीक है, ये वाला डाइपोल मोमेंट कितना बना? P2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा H2O के केस में। ठीक है, और ये H2O का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा ना, ये वाला एंगल कितना होता है? 104 डिग्री अप्रोक्सीमेट। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, ये वैसे तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में कुछ लेना देना है इससे। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात करें तो एक डाइपोल मोमेंट तो बनी P1 वेक्टर ये, दूसरी डाइपोल मोमेंट बनी P2 वेक्टर ये। दो वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच में कोई थीटा एंगल होगा। H2 के केस में थीटा कितना होता है? 104 डिग्री। अब दो वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पे, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो उनका रिजल्टेंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है ना, ये जो मिलेगी आपको, ये क्या मिलेगी? P वेक्टर, ये होगी नेट डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो नाउ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल की हम बात करें। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख चुके हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में आपको पता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे? लाइक नॉन पोलर में कौन कौन से रहते हैं? आपके पास N2 है, O2, CO2, ये सारे के सारे CCl4। ठीक है, ये सारे के सारे सिमेट्रिकल होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इनकी शेप सिमेट्रिकल होती है, और ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल होते हैं। हम लाइक जैसे CO2 की बात करें, ठीक है, तो CO2 के केस में जो CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है ऐसे होता है। ठीक है, तो इस केस में अब CO2 का ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, ठीक है, जो बॉन्ड कोवलेंट वगैरह जो बनते हैं, सिग्मा पाई, ठीक है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो वो आप बना लेना। तो इस केस में आपको पता है ऑक्सीजन की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन होता है, बट इस केस में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो एक ही जगह कोइंसाइड करता है, इसीलिए हम इनको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? माइनस और प्लस। ये डाइपोल मोमेंट क्या बनी? P इस डायरेक्शन में। ठीक है, P1, यहाँ माइनस से प्लस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनी P2।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाले चार्जेस सब इक्वल होते हैं, तो इस साइड में मान लो डाइपोल मोमेंट है 10 कूलाम मीटर की, 10 कूलाम मीटर की सपोज करो, तो इधर भी 10 कूलाम मीटर की डाइपोल मोमेंट हो जाएगी, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी इक्वल इनका मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट डायरेक्शन हो, तो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो उस केस में मैं नेट डाइपोल मोमेंट की बात करूँ, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इस CO2 की नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, तो बताओ कितनी होगी, 0। कितनी रहेगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपकी केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर वगैरह सारे आते हैं, ठीक है। अब हम बात करें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की जो ये सारी कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक कॉमन सा डायग्राम जो आपको याद रखना है, इसमें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जहां सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कोइंसाइड करेगा, मतलब इन दोनों को बिल्कुल क्लोजली दिखाना है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, दोनों का सेंटर एक जगह है, तो ये आ जाएंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में, ठीक है। ये CCl4 का नहीं है, ये सिचुएशन मैंने नॉर्मली आपको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की केस की दिखाई है, और ये सारी सिचुएशन हम कब डिस्कस कर रहे हैं, जब हमने फील्ड नहीं अप्लाई कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सिमेट्रिकल इन शेप होते हैं, ठीक है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक सिमेट्रिकल इन शेप नहीं होते, इसको नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। Okay, so now we will study about difference in the behavior of conductor and dielectric. हम कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब जब हम इन दोनों मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये मेरे पास कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज कंडक्टर। कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और कंडक्टर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या रहेगा, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सपोज करो दैट इज E नोट हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव। कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और जहां से वो चल के मतलब फिर इस वाले एंड पे कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। आप ये समझो कि यहाँ पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएगा नेगेटिव के पास में। तो इस वाले केस में जो अब कंडक्टर के ऊपर जो ये चार्ज अपीयर हुए, जो इंड्यूस चार्ज हुए हैं, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है फील्ड अप्लाई करने से, ये अपनी एक डायपोल मोमेंट, या यूं कहिएगा कि ये एक अपना खुद का फील्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, खुद का फील्ड बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के अंदर फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो चार्ज है ये इंड्यूस्ड थे, तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो रहेगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या रहेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको EI से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा E नोट तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो EI है, EI इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फील्ड इंड्यूस हुआ है, ठीक है। कंडक्टर के केस में क्या होगा, कंडक्टर के केस में जितना ज्यादा हम फील्ड कंडक्टर पे लगाएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, या यूं कहिएगा कि उतना ही ज़्यादा फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होगा। और एक टाइम आएगा जब कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन,
मतलब कंडक्टर के अंदर नेट मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना हो जाएगा, 0। ई नेट ये क्या चीज़ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या यूँ कह दो ई नेट को क्या लिख सकते हो आप, इसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट माइनस क्या लिख दो, ई आई। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस 0, या इसको यूँ लिख दो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ठीक है ना। फील्ड है किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव ले लो या राइट टू लेफ्ट को, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन अब इस कंडीशन में कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा बेटा, 0 बनेगा, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, ये नोट कर लो कंटेंट सारा। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक है, ये कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, आपको पता है इंसुलेटर होता है, ग्लास माइका कुछ भी हो सकता है, और हमने इसके ऊपर फील्ड को अप्लाई किया, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज करो ई नोट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, बट जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एटम है जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जो डाइपोल की फॉर्म में बने हुए हैं, ठीक है, हो सकता है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, तो उसके अंदर वो डाइपोल क्या करेंगे, ओरिएंट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, ओरिएंट कर जाएंगे, और ओरिएंट करने से फील्ड की इस यहाँ पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, कम दिखा दो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर क्या होगा बेटा, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा उसका अमाउंट भी कम होगा। You're getting my point? मतलब आप फील्ड को ज्यादा बढ़ाओगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक वाले मटेरियल है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर उनके न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा होल्ड है, ठीक है। अदरवाइज ये फ्री होते तो कंडक्टर वाली कहानी इनके साथ भी हो सकती थी, बट ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या 0 होगा, 0 नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो ज्यादा कौन सा होगा, जो अप्लाई कर रहे हैं उससे हमेशा ये वाला फील्ड कम ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इसके अपोजिट वाली नेगेटिव होगी, तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई नोट माइनस ई आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा। ई वेक्टर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं तो ये बनेगा ई नोट माइनस ई आई। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आप यहाँ पे यूँ भी कह सकते हो, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा इंटरनल फील्ड के से ज़्यादा ही रहेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा, ठीक है बेटा। तो हाँ, दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि आपके पास चाहे कंडक्टर हो और या फिर डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे कंडक्टर हो या डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों के केस, दोनों के ऊपर जब हम फील्ड लगाते हैं तो उन जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही हो जाएगी। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो इस वाले पर्टिकुलर इस केस में मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करूं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नोट लिख लो, ठीक है। अब मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर था, ठीक है, और कंडक्टर के यहाँ पे नेगेटिव, कंडक्टर के ऊपर आपने फील्ड लगाया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव।
तो इस केस में फील्ड लगाया तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ नेगेटिव पॉजिटिव। मैं कहूँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब जिस डायरेक्शन में कंडक्टर पे जिस डायरेक्शन में आप फील्ड लगाते हो उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, चाहे वो कंडक्टर हो या डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। यहाँ पे जैसे मैं इसको डाइइलेक्ट्रिक बोलता हूँ तो डाइइलेक्ट्रिक पे यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज आएगा और कम पॉजिटिव आएगा, इंड्यूस चार्ज कम होंगे, ठीक है। कब हुए थे ये, जब आपने फील्ड लगाया था। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनेगी और यही डायरेक्शन किसकी थी, फील्ड की। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, उससे पहले मैं यहाँ पे मेरे पास दो ये क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल दिखाया हुआ है और मैंने पोलर डाइइलेक्ट्रिक लिया है और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। हम उन दोनों डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस होगा, मतलब क्या कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन पोलराइजेशन से पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले सपोज करो ये मेरे पास कोई एक डाइइलेक्ट्रिक मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, और आपको पता है डाइइलेक्ट्रिक कोई भी है तो उसमें उसके एटम्स होंगे और एटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, और मेरा पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक में आपको पता ही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या रहता है, सेपरेशन रहता है। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रैंडमली डायरेक्शन में अलाइन होंगे। कब, जब हमने डाइइलेक्ट्रिक को नॉर्मली ले रखा है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, और थर्मल एजिटेशन पे एटम्स की डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन होंगे, ठीक है। और ये सिचुएशन कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी डाइइलेक्ट्रिक पे फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, तो ठीक है। तो नेक्स्ट सिचुएशन में मान लो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, और मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, ठीक है बेटा। तो अब एक बात बताओ, फील्ड जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये तो फील्ड का पॉजिटिव है और ये फील्ड का नेगेटिव है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमने ऑब्जर्व ये किया कि ऐसा करने से ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया इस तरीके से, माइनस प्लस, मतलब नेगेटिव चार्ज फील्ड की मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, इस तरीके से अलाइन कर लिया नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक लेते हैं तो ये परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप कुछ और भी दिखा दो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस कितने ही सारे दिखा दो, ठीक है। फिर सारे के सारे इस तरीके से अलाइन कर लेंगे, सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। मैं यह बातें पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक और थर्ड सिचुएशन बना देता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी, मतलब यही डाइइलेक्ट्रिक मैंने यहाँ बना दिया। और ये सिचुएशन कब बनाई है मैंने तब बनाई है जब इस पे हमने फील्ड अप्लाई कर रखा है और हमारा एक्सटर्नल फील्ड कितना था, ई नोट। तो उस केस में हमने क्या देखा, अल्टीमेटली डाइइलेक्ट्रिक के इस वाले एंड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। डाइपोल जो आपके पास में ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज इंड्यूस होने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, एक तो इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दूसरी, एक यहाँ पे डाइपोल भी इंड्यूस हुई है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, टोटल नेगेटिव, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव है, तो ये एक नेट डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और नेट डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली जो फील्ड की डायरेक्शन है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे
नेट डाइपोल कितना इंड्यूस हुआ, सपोज करो P, यहाँ पे P नोट कर लेना, P यहाँ पे क्या चीज है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। थोड़ी देर पहले P को मैंने सिंपल डाइपोल मोमेंट से दिखाया था, बट यहाँ पे मेरा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। तो जब आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसको फील्ड में रखा, फील्ड में रखने से उसके अंदर एक तो फील्ड इंड्यूस होगा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नंबर 2 इस पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, फील्ड के डायरेक्शन में ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और उसको फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। आपको पता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट इनिशियली क्या होती है, जीरो। देखो पोलर की डाइपोल मोमेंट कुछ होती है, बट इनकी तो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होने से नेट इफेक्ट कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बट ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है बेचारे, इनकी तो ऑलरेडी ही डाइपोल मोमेंट कितनी है, जीरो। तो इसके केस में हमने देखा था कि नॉन पोलर के केस में इनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह लाई करता है, तो एक दूसरे के ऊपर करें तो दिखा नहीं सकते, हम बिल्कुल पास पास में दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में सेंटर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव आप एक ही जगह दिखा दोगे, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है, जितने चाहो उतने दिखा दो। और ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमने तब दिखाया हुआ, फर्स्ट सिचुएशन वो है जब आपने इस पे कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है, नेट मतलब आपने इस कोई फील्ड नहीं, ये नॉर्मल कंडीशन पे है। नॉर्मल स्टेट में जब फील्ड जीरो होगा तो इनमें मतलब कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है। फिर जब हम इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक की जो एटम है, ठीक है, एटम है, क्या होगा, इन ये जो फील्ड का यहाँ पे तो पॉजिटिव है फील्ड का और यहाँ पे फील्ड का नेगेटिव है, तो होगा क्या कि यहाँ जो एटम है उसके पास में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसका जो नेगेटिव है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब क्या है, पहले तो आपने देखा था कि जो एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल एक ही जगह पे था, बट फील्ड लगने से इन चार्ज पे फोर्स लगेगा और फोर्स लगने से इन दोनों के बीच का मतलब एटम का जो ये अंदर का स्ट्रक्चर वो डिस्टोर्ट कर जाएगा, ठीक है। डिस्टोर्ट करने का मतलब क्या है, एक तो एटम अलाइन कर जाएंगे, टॉर्क लगेगा उन पे, और दूसरा क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन हो जाएगा, कहाँ, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एटम के बीच में, ठीक है। क्योंकि पहले तो उन दोनों के बीच में क्या सेपरेशन था ही नहीं, लेकिन फील्ड में रखने से फील्ड उन पे फोर्स लगाएगा और दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन कर देगा, इस तरह से अलाइनमेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने इसको परफेक्टली अलाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली अलाइनमेंट नहीं होगा, क्योंकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से वो पोलर डाइलेक्ट्रिक वाला बिहेवियर शो नहीं करेगा। मतलब इसमें भी डाइपोल तो इंड्यूस होगी, मतलब इसमें इंड्यूस डाइपोल मोमेंट तो इंड्यूस होगी, बट उसके मुकाबले कम होगी, ठीक है। तो फाइनली जब हम इसको देखें तो फाइनली हम मान लो इसकी लास्ट फाइनल सिचुएशन बनाए तो इस केस में क्या रहेगा, ये अपने पास में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इस पे आपने फील्ड अप्लाई करके दिखा दो, ये आपने फील्ड अप्लाई किया था, फील्ड का नेगेटिव, फील्ड का पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कम इंड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा क्या है, अब चार्ज कम इंड्यूस हुआ तो ये जो फील्ड इस डायरेक्शन में सेट होगा वो भी कम होगा,
इस बात को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम सिंबल तो इसके को कैपिटल P वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल P से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेटा एक बात बताओ, आपने अभी देखा कि चाहे आपके पास में पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों में से किसी को भी आप फील्ड में रखोगे तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो डाइपोल इंड्यूस होने का जो फेनोमेना है ना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और जिस डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाती है, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर हो, उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड। उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? पोलराइज, जिसमें हमने डाइपोल मोमेंट इंड्यूस की है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन बनेगी ये, ठीक है। आप इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो, इफ एनी पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is placed in electric field, then dipole moment get induced in that material, and this phenomena is known as polarization, okay, and that material is known as polarized। उस material को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो चुका है? polarize हो चुका है। You are getting my point? फिर अब एक बात बताओ, इसको हम और क्या बोल सकते हैं मैथमेटिकली? पोलराइजेशन को मैथमेटिकली बात करें, डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी। मैथमेटिकली बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बेसिकली क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अभी बताओ किस सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया था डाइपोल मोमेंट को जो इंड्यूस हो रही थी? स्मॉल p से, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। और कितने वॉल्यूम को आपने पोलराइज कर दिया, मतलब जिस जो आपके पास वॉल्यूम था जिसको आपने पोलराइज किया वो कितना है, ठीक है। तो P वेक्टर की बात करें हम तो P वेक्टर क्या हो जाएगा? इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को हम P स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम को V से। वॉल्यूम उस मटेरियल का है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p बाई V। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम एक और नाम से भी लिखते हैं, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको हम पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलो या पोलराइजेशन डेंसिटी बोलो या सिंपल पोलराइजेशन बोलो, एक ही बात है। इसकी SI यूनिट की बात आती है, पोलराइजेशन डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी? कैपिटल P वेक्टर की। तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है ये क्या होता है? P अपॉन में V। डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू 2A हमने पढ़ा था, या 2L जो आपको ठीक लगे, Q इंटू 2L। और वॉल्यूम क्या होता है? V। चार्ज को मेजर करेंगे कूलाम में, लेंथ को मीटर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो P वेक्टर के जो SI यूनिट बनेंगे दैट विल बी कूलाम मीटर इनवर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। कई बार ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, पोलराइजेशन डेंसिटी P वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है? P वेक्टर अपॉन में V, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन में 2L, ठीक है ना। Q इंटू L लेंथ ही तो है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब आप इसको लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट कर सकते हो और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2Q बाई A, ठीक है। हम फॉर्मूले की बात करें तो 2 को स्किप कर देंगे और इसको क्या लिख देंगे? Q अपॉन में A। अब आप कहोगे सर 2 को स्किप क्यों किया? देखो बेटा, हम डाइपोल की लेंथ लेते थे वो 2L लेते थे या 2A लेते थे, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेते थे ना। उसको चाहे L ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब यहाँ L लिखते तो सिंपल L बचता। तो ये कांस्टेंट फैक्टर है, इसको हम रिमूव करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या बन गया? चार्ज पर यूनिट एरिया। बताओ क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया? हमने जब गोज लॉ स्टडी किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी
सॉरी, जब हमने सिग्मा हमने स्टडी किया था, तो सिग्मा को हम क्या बोलते थे, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q बाई एस। तो एरिया को एस की बजाय हम ए से रिप्रेजेंट कर दें तो Q अपॉन में ये क्या होता है, सिग्मा। और इस सिग्मा को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको आप पोलराइजेशन डेंसिटी को सिग्मा आई ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये एक्सप्रेशन नोट करना। विल डिस्कस अबाउट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी टर्म है, हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको नाम नया दे दिया गया है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म में इसको डिस्कस करना है, हम कर चुके हैं, बहुत ही इजी चीज़ है जो अभी आप थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। हमने क्या देखा था, हमारे पास एक कोई डाइलेक्ट्रिक था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हमने डाइलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ई नोट था जिसमें डाइलेक्ट्रिक को रखा हुआ था। फिर हमने देखा कि बाद में डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव, अभी देखा था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, और इसके कारण जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस वन वाज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, इसके अपोजिट में ई आई है। डाइलेक्ट्रिक के केस में दोनों एक दूसरे को नलिफाई तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा हमेशा ई नोट माइनस ई आई, ठीक है ना। हम बात करें ई नोट वेक्टर माइनस ई आई वेक्टर, ये क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अभी बताया था मैंने आपको, ई वेक्टर कितना होगा, ई नोट वेक्टर माइनस ई नोट आई, ठीक है। या इसको मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखें तो क्या होगा, ई नोट माइनस ई आई। और आपको ये भी पता है हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस से ज़्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक के केस में। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना ई, इसी को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्यों बोला बेटा ऐसा, देखो मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था 10 यूनिट, ठीक है, आपने अप्लाई किया, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस डायरेक्शन में 4 यूनिट इंड्यूस हो गया, तो नेट फील्ड कितना बचा, 10 माइनस 4 6 यूनिट। तो मतलब कितना रिड्यूस हुआ, 10 माइनस मतलब 10 यूनिट आपने अप्लाई कर रखा था, 4 यूनिट इंड्यूस हो गया, तो बचा कितना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। 10 माइनस 4 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली आप इसको K से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर और मीडियम की प्रेजेंस का रेशियो होता है, ठीक है। मान लो जब डाइलेक्ट्रिक था नहीं तो फील्ड कितना था, ई नोट था, और मीडियम के केस में कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ई नोट अपॉन में ई को क्या लिख पाओगे आप, ई नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना बनता है, ई नोट माइनस ई आई। फिर आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी तो एक ही चीज होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से, इसको एप्सिलॉन आर से, तो आप इसको के भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में ई नोट माइनस ई आई, ठीक है। ये जस्ट एक्सप्रेशन है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट करो, फिर आगे डिस्कस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी।
अब हम एक नई टर्म है, मतलब अभी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसी से ओरिजिनेशन होगा उसका, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जो आपको ठीक लगे। इसको ग्रीक अल्फाबेट काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कई बुक में आपको इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, काई सबस्क्रिप्ट ई। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक ही बात है। तो बेटा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली इट वाज शोन, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, द पोलराइजेशन of dielectric was directly proportional to reduced या नेट रिजल्टेंट, उसको रिड्यूस्ड बोल दो, नेट बोल दो, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको ऐसे लिख दो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट या नेट लिख लो, रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या है, ये देखा गया कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक है वो उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा, मतलब उसका पोलराइजेशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, उसके अंदर जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट डज इट मीन कि पी वेक्टर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अभी ई से रिप्रेजेंट किया था ना, ठीक है ना। जैसे आप थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ये आपके पास में डाइलेक्ट्रिक था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर आपने जो फील्ड अप्लाई किया था दैट वाज ई नोट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसा करने से डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड एक इंड्यूस होता है उसको हम क्या बोल रहे थे, ई आई। और मैं आपसे पूछूं, अब बताओ कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो दोनों का नेट कितना बनेगा, नेट बनेगा ई वेक्टर, और ई वेक्टर कितना बनेगा, ई वेक्टर ई नोट माइनस में ई आई, ठीक है। मैग्नीट्यूड की टर्म में बोले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट माइनस ई आई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वाला ई नोट माइनस ई आई, मतलब ई नोट माइनस ई आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखना चाहूँ तो P इक्वल टू का सिंबल, हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल टू का सिंबल आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है एप्सिलॉन, सॉरी, और कांस्टेंट आ जाता है काई इनटू ई। बट क्या है कि काई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको डायमेंशनलेस रखने के लिए मैं इसको एडजस्टमेंट फैक्टर है, इसको एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है, इसको समझ लेना। यहाँ को प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी, और काई क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। वेक्टर फॉर्म हटा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड की टर्म में, ठीक है बेटा, ये समझ में आया। तो ये तो था कि आप पोलराइजेशन को क्या लिख सकते हो, पोलराइजेशन क्या होगा, काई इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू ई। अब मैं आपसे ये पूछूं कि हमें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन देनी है, तो यहाँ से मैं काई की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, काई कैन बी रिटन एज P अपॉन में एप्सिलॉन नोट इंटू ई, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी विल बी द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन एंड एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ऐसे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन एंड नो यूनिट। डेफिनेशन आपने नोट कर ही ली होगी,
नो। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन K एंड काई। हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपको पता है अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक पे हमने फील्ड अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड ई नोट था। ऐसा करने से इसके अंदर फील्ड इंड्यूस कितना होता है ई आई, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना बचता है, कितना बचता है बेटा ई नोट माइनस ई आई। और मैग्नीट्यूड की टर्म में इसको लिखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा ई नोट माइनस ई आई। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक है जो ई रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे लिखो वी नो, आपको पता है ई को हम ई नोट माइनस में ई आई लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ था वो माइनस और प्लस ऐसे चार्ज इंड्यूस हो गया था। तो अब एक बात बताओ, अभी सिचुएशन E इज इक्वल टू ई नोट माइनस में ई आई क्या चीज़ है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने जैसे हमने गोज लॉ से दो प्लेट के बीच में, इस पे एक पे नेगेटिव चार्ज हो एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, उसके बीच वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ई आई को हम सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, आप लिखोगे वी ऑल्सो नो, जब मैंने आपको पोलराइजेशन डेंसिटी बताया था तो मैंने बताया था कि आप सिग्मा को, सरफेस आर डेंसिटी को कैपिटल P के इक्वल, पोलराइजेशन के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस में सिग्मा को लिखेंगे P अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, हमारे पास ये रिलेशन आ गया है, और अभी थोड़ी ही देर पहले हमने एक और रिलेशन डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन, ये जो कैपिटल P है, पोलराइजेशन यहाँ पे लिख देता हूँ हम, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे E इज इक्वल टू ई नोट माइनस में P अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे वी आल्सो, अभी फ्रॉम प्रीवियस एक्सप्रेशन हमने ये देखा था कि पोलराइजेशन P है, P को हम क्या लिख सकते हैं, काई इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू ई, ये लिख सकते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, ई नोट माइनस में काई एप्सिलॉन नोट इंटू ई अपॉन में एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इनको रीअरेंज करो, बचेगा क्या, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस में काई इंटू ई, काई को काई टाइम्स ऑफ ई को इधर ले आओ, E इज इक्वल टू ई प्लस में काई ई इज इक्वल टू ई नोट। ई यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस में काई इज इक्वल टू ई नोट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस में काई इज इक्वल टू ई नोट, ई इधर जाके इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और हमने देखा था ई नोट बाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो अपना फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस में काई इज इक्वल टू के, ठीक है। मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्ट जो के और काई के बीच में बनेगा वो बनेगा 1 प्लस में काई इज इक्वल टू के। इलेक्ट्रिकल 1 प्लस में इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक चीज नोट भी कर लेना, ठीक है, नोट, जो के की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी मेटल्स के लिए इन्फिनिटी रहेगी, और के की वैल्यू 1 रहेगी फॉर एयर एंड वैक्यूम, ओके। सो बेटा इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।